पॉरिफेरेंस। किसी बच्चे ने मेरे से लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा था कैनल सिस्टम क्या है, तो थोड़ा सा मैं एक बार उसके बारे में अगेन बता देता हूँ, ठीक है ना। और प्लीज जो सीपीएस पतरकंडी के बच्चे हैं ना, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक तो कैमरा को प्लीज पूरा अपनी तरफ रखो। मेरे को कोना, आपकी क्लासरूम का कोना देखने का कोई शौक है नहीं, ठीक है ना। कॉर्नर देखने का मेरे को कोई शौक है नहीं। तो कैमरा अपनी तरफ मोड़िए, और जहां से कैमरा मेरे को दिखाई देगा ना, सारे बच्चे उसी साइड में बैठेंगे। तो सीपीएस पतरकंडी में जो भी इन क्लास टीचर है, आप प्लीज थोड़ा कैमरा को मूव कर दीजिए जल्दी जल्दी। जो भी टीचर क्लास में है बच्चा, जल्दी, जो भी टीचर आपके वहां पे अभी रुका हुआ है, तो प्लीज कैमरा को मूव कर दीजिए फटाफट। हाँ, सीपीएस में कौन टीचर है अभी क्लास में? बच्चा सीपीएस में कौन सा टीचर है इन क्लास, कौन टीचर है वहां पे? आप सर प्लीज थोड़ा कैमरा को टर्न कर दीजिए बच्चों की तरफ, बिकॉज मेरे को बच्चे कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं ना, वो कैमरा के साइड में ही बैठेंगे, इधर उधर नहीं बैठेंगे। चलिए सर, थैंक यू थैंक यू। और जो भी बच्चे हैं ना, सब लोग इस साइड में आ जाओ, जो इधर साइड में बैठे हैं दो तीन बच्चे, सब लोग इस साइड में आ जाओ। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे लास्ट क्लास का ही एक्सटेंशन है। तो कैनल सिस्टम में एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। बच्ची जो लास्ट पे एक बच्ची बैठी है ना, शायद लेफ्ट साइड में, आप आगे आ जाओ। बच्चा, जो बच्चा आगे व्हाइट पहन के बैठा हो, उसके सामने बैठ जाओ, उसके पास बैठ जाओ। चलिए, इधर आके बैठ जाइए। चलिए, तो कैनल सिस्टम मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर व्हाट कैनल सिस्टम मींस एक्चुअली, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था बेटा कि पॉरिफेरा जो होते हैं, पॉर होस्ट चेंज कर लो यार, अभी तक होस्ट चेंज नहीं किया आप लोगों ने। सर होस्ट चेंज कर लीजिए प्लीज जल्दी। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि पॉरिफेरा जो होते हैं ना, पॉरिफेरा अपना सारा खाना जो होता है, सारा फूड जो होता है, जिसके ऊपर वो जिंदा रहेंगे, जिसके ऊपर वो फीड करेंगे, वो सारा फूड पॉरिफेरा कहाँ से ले लेते हैं? वो वाटर से ले लेते हैं, ठीक है ना। अब वाटर को अंदर लाने का काम, अंदर मेरा कहने का मतलब है स्पॉन्ज, जो सील के अंदर लाने का काम जो होता है पॉरिफेरा का, वो ये अलग अलग तरीके से करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड आएगा, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वो हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा। तो सेम तरीके से आप इमेजिन कर लीजिए कि पॉरिफेरा का स्टोमक जो है, पॉरिफेरा का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पोर्शन है बेटा, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वो स्पॉन्जोसील से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉरिफेरा जो भी फूड इनटेक करेगा, फाइनली कहाँ पे पहुंचने वाला है? वो स्पॉन्जोसील में पहुंचने वाला है। और आपको ऑलरेडी एक चीज मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि स्पॉन्जोसील के अंदर जब पानी फूड लेके आता है, स्पॉन्जोसील से बेटा उस फूड को चराने का काम जो होता है, उस फूड को बेटा अपने अंदर लेने का जो काम होता है, वो कुछ सेल्स का होता है, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजुलेटेड कोनोसाइट्स बोलते हैं। मतलब अंदर वाली जो कोनोडर्म है, कोनोडर्म के पास सेल्स होती है जिनको हम कोनोसाइट्स बोलते हैं। कॉनोसाइट्स के पास फ्लैजुलास होते हैं, और उन फ्लैजुलास की मदद से बेटा स्पॉन्जोसील से ये सेल्स फूड को ले जाती है, या आप बोल सकते हैं फूड को इनटेक करती है। तो जब वाटर के अंदर से जो फूड प्रेजेंट था बेटा, जब आपने वो पूरा फूड इनटेक कर लिया, तो पीछे क्या बच गया? पीछे ओनली वाटर बच गया। तो अब इस वाटर को हमें बाहर निकालना है, बिकॉज जब तक हम इस पानी बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर से हम एक्स्ट्रा वाटर अंदर नहीं ला सकते। हमें पहले अंदर की जगह को खाली करना है, और तब जाके बाहर का और पानी अंदर आएगा। तो वो पानी हम बाहर कहाँ से भेज देते हैं? वो हम ऑस्क्यूलम से भेज देते हैं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, फ्रॉम आउटसाइड टू द स्पॉन्जोसील थ्रू ऑस्टिया, फ्रॉम स्पॉन्जोसील टू द आउटसाइड अगेन,
थ्रू ऑस्क्यूलम बेटा, मतलब पानी अंदर आया स्पॉन्जोसील में ऑस्टिया के थ्रू, एंड फिर स्पॉन्जोसील से बाहर चला गया बेटा थ्रू ऑस्क्यूलम। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज कैनल सिस्टम। यानी कैनल सिस्टम कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कैनल सिस्टम कोई ऑर्गन नहीं है बेटा, कैनल सिस्टम कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है। तो फिर है क्या कैनल सिस्टम? कैनल सिस्टम बेटा इन शॉर्ट तरीका है, मेथड है बेटा, जिस मेथड से पानी स्पॉन्ज के अंदर आता है और अंदर से बाहर चला जाता है। सो दिस मेथड ऑफ वाटर इनटेक एंड आउटटेक बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कैनल सिस्टम। और कैनल सिस्टम में ऑलरेडी आपको 3 प्रकार के पढ़ा दिया, अभी तक इन्होंने होस्ट चेंज नहीं किया है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा प्लीज। और कैनल सिस्टम में ऑलरेडी आपको 3 प्रकार के पढ़ा चुका हूं बेटा। फिर दोस 1 मिनट रुक जाइए। Ascent type, second type and Lyman type. Sir. एक मिनट रुक जाओ बच्चा, बिकॉज मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कॉल करना पड़ेगा किसी को, इसलिए 1 मिनट रुक जाइए। Sir, who is the total responsible for this changing of post? विजन 50 एकेडमी करके कोई है, पता नहीं वो कौन है। Please say them to give you the total management host. They are not properly linked. चलिए, तो मैं बात कर रहा था कैनल सिस्टम की। तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके के कैनल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है बेटा हमारा सबसे सिंपल वाला एस्कन टाइप कैनल सिस्टम, दूसरा होता है उससे एडवांस जिसको हम साइकॉन टाइप कैनल सिस्टम बोलते हैं, एंड थर्ड होता है बेटा मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनल सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपको आउटलाइन बता चुका हूं तीनों कैनल सिस्टम का। अगर पानी स्पॉन्ज के अंदर ऑस्टिया से आ जाए, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में पहुंचे और स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आ जाए, दैट टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज कॉल्ड एज, ऐसे कैनल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एस्कन, साइकन और ल्यूकन। बेटा जल्दी बोलिए। Ascent. एस्कन टाइप कैनल सिस्टम बोलते हैं, वेरी गुड। फिर दूसरा तरीका आपने देखा था कि स्पॉन्जोसील के अंदर पानी लाने का और एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को पहले ऑस्टिया के पास पहुंचाएंगे। ऑस्टिया से बेटा वो स्पॉन्जोसील में नहीं जाएगा, पानी ऑस्टिया से रेडियल कैनल में जाएगा और रेडियल कैनल से फिर वो स्पॉन्जोसील में जाएगा और क्रॉस करेगा एक पोर को, जिस पोर को हम एपोपाइल का नाम देते थे। दूसरा तरीका है बेटा कि पानी पहले इनकरेंट कैनल में आएगा, इनकरेंट कैनल से रेडियल कैनल में जाएगा, रेडियल कैनल से फिर स्पॉन्जोसील में पहुंचेगा। और अगर ऐसा तरीका है बेटा वाटर को मूव कराने का या वाटर को अंदर लाने का, दिस मेथड इज कॉल्ड एज अनदर टाइप ऑफ कैनल सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकन टाइप कैनल सिस्टम बोलते हैं, है ना। वेरी गुड बच्चा। और जिस कैनल सिस्टम के अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हो, ठीक है ना, जिस कैनल सिस्टम के अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं, दैट कैनल सिस्टम इज कॉल्ड एज, शाबाश जल्दी जल्दी, दैट कैनल सिस्टम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम या लीकन टाइप कैनल सिस्टम भी आप उसको बोल सकते हैं। एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, एग्जामिनर ने कैनल सिस्टम के एग्जांपल्स पूछी है। तो एस्कन टाइप का एग्जांपल था, जल्दी जल्दी शाबाश, एस्कन टाइप का एग्जांपल सर ल्यूकोसोलिनिया, वेरी गुड बच्चा। साइकन टाइप कैनल सिस्टम तो साइकॉन ही आएगा, वो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ल्यूकन टाइप का आता है स्पॉन्जिला बेटा, क्लियर है बच्चा। तो ये चीजें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अब हम आज पढ़ने वाले, 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पहले आपके साथ। जी जी बोलो बोलो, क्वेश्चंस बोलो बेटा, जो जो डाउट है। ये सर जी बोलो बोलो, कुछ पूछना चाहते थे ना। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिया एंड सिलिया? सर नॉट अंडरस्टैंडिंग। फ्लैजिला एंड सीलिया में बहुत सारी डिफरेंसेस है बेटा, मैं कुछ सिंपल डिफरेंसेस बता देता हूँ। जैसे अगर आप फ्लैजिला की बात करेंगे ना, तो फ्लैजिला एंड सीलिया में सबसे पहला डिफरेंस साइज का होता है, ठीक है ना। फ्लैजिला जो होते हैं बेटा, दे आर स्मॉलर इन साइज, एंड सीलिया जो होते हैं बेटा, फ्लैजिला जो होते हैं बेटा, दे आर लार्जर इन साइज, एंड सीलिया जो होते हैं बेटा, दे आर स्मॉलर इन साइज। ये पहला डिफरेंस है इनका। दूसरा डिफरेंस है बेटा इनका कि फ्लैजिलास जो होते हैं, दे आर मोस्ट कॉमनली लेस इन नंबर, ठीक है ना, मतलब नंबर फ्लैजिला का बहुत कम होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। लेकिन उसके कंपैरिजन में बेटा अगर आप सीलिया को देखोगे, सीलिया बहुत ज्यादा नंबर पाए जाता है, ठीक है ना। फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला का एक लोकोमोटरी अपैरेटस पाया जाता है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे या
जो सर आपको बैक्टीरिया पढ़ाएंगे वो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे उस चीज को। तो सीलिया के अंदर वो लोकोमोटर एपरेटस नहीं, लोकोमोटर एपरेटस का मतलब वहां पे आपको एक मोटर यूनिट मिलेगा, वहां पे आपको एक एम रिंग मिलेगी, एस रिंग मिलेगी, पी रिंग मिलेगी, डैश एंड डैश। तो जिस रिंग्स की वजह से बेटा फ्लैजिला में क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन सीलिया में वो लोकोमोटर एपरेटस आपको देखने को नहीं मिलता है बेटा। बीटिंग पैटर्न जो होता है बेटा, बीटिंग पैटर्न में भी डिफरेंस होता है। बीटिंग पैटर्न का मतलब सीलिया जब जिस बैक्टीरिया का या जिस ऑर्गेनिज्म का सीलिया की वजह से मूवमेंट होता है, तो सीलिया की मूवमेंट जो होती है ना बेटा वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब वो या तो आगे जा सकती है या तो पीछे जा सकती है, इसके अलावा वो और मोशंस या और मूवमेंट्स नहीं दिखा सकता है। फ्लैजिला का अगर आप देखेंगे बेटा वो सर्कुलर मोशन भी दिखा सकता है, वेव लाइक मोशन भी दिखा सकता है, प्रोपेलर मोशन भी दिखा सकता है, डैश एंड डैश। सीलिया जो होता है बेटा, सीलिया आपको कॉमनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन फ्लैजिला जो होता है बेटा, फ्लैजिला कॉमनली आपको यूकैरियोट्स में भी एंड प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे अलावा भी बहुत सारी डिफरेंसेस है, बट ये मैंने कुछ सिंपल डिफरेंसेस यहाँ पे बता दी। तो ये क्लियर हो गया बच्चा। तो हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, ये वाला क्लियर हो गया। पहले फ्लैजिला एंड सीलिया में डिफरेंस क्या है, दिस इज क्लियर बच्चा। Yes, sir. सर सीला हियर लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, सीला हियर लाइक स्ट्रक्चर एंड फ्लैजिला वीप लाइक स्ट्रक्चर। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है बेटा, बस लेंथ का डिफरेंस होता है। फ्लैजिला एंड सीलिया का स्ट्रक्चर एक समान ही होता है, बट लेंथ में डिफरेंस होता है। Sir, please repeat the difference in terms of function, sir. Function. इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस बेटा, फ्लैजिला जो होता है इट कैन मूव इन मल्टीपल डायरेक्शंस, सीलिया जो होता है बेटा इट कैन मूव ओनली इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा, ठीक है ना। ये फंक्शनल डिफरेंस है। फ्लैजिला जो होता है बेटा फंक्शन के बेसिस पे मोर एक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सीलियास बेटा, सीलियास आर लेस एक्टिव, फ्लैजिलास आर मोर एक्टिव, ठीक है बच्चा। Yes, sir. क्लियर हुआ ये। चलिए अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो हम ऑलरेडी ये बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एग्जाम में बेटा हालांकि एनसीईआरटी ने उसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद भी रखेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि पोरिफेरा की बॉडी का जो बॉडी वॉल होता है, ठीक है ना, वो कितनी दीवारों का बना है। द बॉडी वाला पोरिफेरा इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वॉल्स बेटा, कितने वॉल्स पाए जाते हैं वहां। वेरी गुड, 2 लेयर्स पाए जाते हैं ना, वेरी गुड, सभी को याद है, दिस इज अ गुड साइन। 2 लेयर्स पाए जाते। मेरा थोड़ा तबीयत ना ठीक नहीं है, मेरा शिवरिंग हो रहा है हाथों में, तो लिखने में कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो वो आप अवॉइड कर लें। तो 2 लेयर्स पाई जाती है। तो एक होती है बेटा इनर लेयर, ठीक है ना, इनर लेयर, और एक होती है आउटर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। इनर लेयर को हम नाम देते हैं कॉनोडर्म बेटा, inner layer is called as conoderm and outer layer is called as Pinacoderm. पिनाकोडर्म बेटा, क्लियर है ना। फिर मैंने आपको बोला था 2 लेयर्स के बीच में, ठीक है ना, एक नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है, एक जेल के समान लेयर पाया जाता है, एंड दैट जेल लाइक लेयर इज कॉल्ड एज मेसोहिल। कौन जैसे? गुड बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मीसोहिल बोल सकते हैं, ठीक है ना, मीसोग्लिया बोल सकते हैं, ठीक है, या मीजनकाइम बोल सकते हैं। मेरे हाथों में आज बहुत शिवरिंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, या मीजनकाइम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर मैंने आपको उसी दिन बोला था कि मीजनकाइम के अंदर एक सेल पाई जाती है, ठीक है ना, जो मैंने ऐसे बनाया भी था उस टाइम पे, और इस सेल को हम क्या बोलते थे, एमोवेट सेल। इसको हम बेटा एमोबोसाइट बोलते थे, या एमोबाइट सेल भी बोलते हैं। वेरी गुड बच्चा, एमोबोसाइट भी बोल सकते हो इसको आप, या एमोबाइट सेल भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट्स बेटा। मतलब डायग्राम के अंदर जो मैंने सेल आपको दिखाया था, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था ये एक एमोबोसाइट सेल है, जो मीजनकाइम की खुद की सेल नहीं होती है, वो एक्चुअल में किसकी सेल होती है बेटा, कॉनोडर्म की सेल होती है। और फिर इस सेल का काम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। लेकिन आज हम डिटेल में जाएंगे हल्का सा, और आज हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट्स प्रेजेंट इन द मीजनकाइम बेटा। मीजनकाइम के अंदर एमोबोसाइट के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक इधर से ही, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट्स प्रेजेंट इन द मीजेनकाइम, मीजोहिल और मीजोग्लिया बेटा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना और फिर बाद में इसको याद भी कर लेना घर पे बच्चा। तो मैं पहले ये डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ से, इसका काम हो चुका है ऑलरेडी। तो आज जो हम पहली टाइप ऑफ एमोबोसाइट पढ़ने वाले, तो ये पहले याद रख लेना, जो भी मैं सेल्स यहाँ पे लिखूंगा these all cells बेटा they are different types of एमोबोसाइट्स। मतलब एमोबोसाइट पोरिफेरा के अंदर एक सिंगल टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप का है, तो उसको हम आज पढ़ने वाले। तो पहला टाइप ऑफ एमोबोसाइट जो आप याद रखेंगे दैट इज कॉल्ड एज आर्कियोसाइट बेटा। आर्कियोसाइट्स। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आर्कियोसाइट के बारे में ऑलरेडी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट मींस ये सेल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बेटा। अब आर्कियोसाइट के बारे में याद क्या रखना है आपको कि आर्कियोसाइट्स जो होती है ये वो एमोबोसाइट्स होती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है एंड टोटीपोटेंट होती है। तो पहले तो इसे समझो बेटा इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा मैंने दो वर्ड्स लिखे कि आर्कियोसाइट इज अ टाइप ऑफ एमोबोसाइट, वो तो क्लियर हो गया सभी को। दूसरा मैंने लिखा बेटा कि आर्कियोसाइट जो है ये है क्या, तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है एंड एक टोटीपोटेंट सेल है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप छोटे बेबीज थे बेटा, तो आप पहले एलकेजी में गए, फिर आप यूकेजी में गए, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में। तो टेंथ तक बेटा आपके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, ठीक है ना, हर एक का सब्जेक्ट कॉमन था बेटा। फिजिक्स ना कहीं पे नहीं था, केमिस्ट्री अलग से कहीं पे नहीं था, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट बेटा आप एसएसटी पढ़ते थे, सोशल स्टडीज पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, कहीं पे उर्दू भी पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, डैश एंड डैश एंड डैश। मतलब अगर आपकी स्कूल में 100 बच्चे थे, 100 के 100 बच्चों का एक ही मकसद था बेटा, या एक ही चीज का स्टडी कर रहे थे, दैट इज द कॉमन सब्जेक्ट्स जो सबके लिए कॉमन थे। बिकॉज आप सबका सब्जेक्ट 10th लेवल तक कॉमन था, तो आप में कोई स्पेशल कैरेक्टर दूसरे के कंपैरिजन में अलग नहीं था। मतलब आपका कजन भी वही चीज पढ़ रहा है, आप भी वही पढ़ रहे हैं, और आपका दोस्त भी वही चीज पढ़ रहा है, तो आप आपस में अलग नहीं थे, आप आपस में डिफरेंशिएटेड नहीं थे बेटा। लेकिन जैसे आपने एग्जाम 10th का पास कर दिया, तो 10th के एग्जाम में आपका दोस्त चला गया आर्ट्स में, आप आ गए मेडिकल में, और आपका कजिन चला गया फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स में बेटा। तो 10th के बाद अब आप क्या हो रहे हैं, अब आप सब्जेक्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट हो रहे हैं कि आप चले गए साइंस के फील्ड में, दूसरा चला गया आर्ट्स के फील्ड में, तीसरा चला गया कॉमर्स के फील्ड में। साइंस वाला आगे जाके हो सकता है डॉक्टर बन सकता है, आर्ट्स वाला आगे जाके हो सकता है यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है, कॉमर्स वाला आगे जाके हो सकता है वो एक सीए बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। तो डिफरेंस क्या है बेटा, 10th से पहले आपकी कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं थी। हमें नहीं पता था कि आप क्या करेंगे आगे जाके, आप कहाँ जाएंगे आगे जाके, आप किस फील्ड में जाके जाएंगे आगे जाके। तो आपके पास एक स्पेसिफिक टैग नहीं था बेटा कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, या मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जैसे 10th के बाद आप पास हो गए बेटा, अभी आपके पास एक स्पेसिफिक टैग है कि साइंस वाला साइंस ही करेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स ही करेगा, वाला आर्ट्स ही करेगा बेटा। तो मैं इन दोनों फेजेस ऑफ लाइफ को बेटा क्या बोल सकता हूँ कि 10th तक आप अनडिफरेंशिएटेड थे। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब हो आपकी कोई अलग पहचान नहीं थी बेटा, आप कुछ भी बन सकते थे, आप आर्ट्स वाले भी बन सकते थे, मेडिकल वाले भी बन सकते थे, कॉमर्स वाले भी बन सकते थे। लेकिन अभी आप कुछ नहीं है बेटा, अभी हमें आपका नेचर आगे जाके क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर मैं यही कॉन्सेप्ट एक सेल पे डाल दूं, ऐसी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होती है बच्चा, हमारी बॉडी के अंदर भी, सारे एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी जो ऐसी सेल्स होती है जो किसी और सेल में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब अभी हमें नहीं पता कि ये सेल मसल सेल बनेगा, ये सेल ब्रेन सेल बनेगा, ये सेल वून सेल बनेगा, ये सेल लिवर का सेल बनेगा, हमें ये नहीं पता। तो अभी इस सेल का स्पेसिफिक काम है ही नहीं बच्चा, बट आगे जाके कोई भी काम कर सकती है। तो सच सेल्स जिनका अभी डेस्टिनी, जिनका अभी डेस्टिनेशन फाइनल नहीं हुआ है,
कि वो आगे जाके क्या बनने वाली है बेटा, such cells are called as undifferentiated cells. तो आर्कियोसाइट पोरिफेरा की एक ऐसी सेल है जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता कि ये आगे जाके क्या बनेगी, ये आगे जाके पिनेकोसाइट बनेगी, ये आगे जाके कोनोसाइट बनेगी, ये आगे जाके पोरोसाइट बनेगी, ये क्या बनेगी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से बेटा इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। दूसरा होता है टोटीपोटेंट बेटा। टोटीपोटेंट का मतलब क्या हुआ, टोटीपोटेंट बेटा ऐसी सेल्स होती है जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास पावर होती है, that they can form any other cell beta, those cells which have the capability, which have the power, which have the that ये किसी दूसरी सेल को बना सकती है, such cells are called as totipotent cells बेटा। तो हमारी आर्कियोसाइट है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अभी इसकी कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं है। टोटीपोटेंट मतलब इसमें ताकत है, ये पूरे पोरिफेरा को बना सकती है, कंप्लीट पोरिफेरा को एक अकेली सेल डेवलप कर सकती है। तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी बेटा। आर्कियोसाइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। जल्दी चले, वेरी गुड। सेकेंड सेल जो हमारा है, ठीक है, ये आर्कियोसाइट के बारे में याद रख लेना, ये अनडिफरेंशिएटेड है। मैं आगे जाके लास्ट पे और एक बार इसको डिस्कस करूंगा, बट अभी इसमें याद रख लीजिए ये अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब अभी इसकी कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं है। टोटीपोटेंट है मतलब ये किसी भी सेल को बना सकती है, अभी बना नहीं रही है बट इसमें ताकत है कि ये बना सकती है बेटा, इसलिए इसको टोटीपोटेंट भी बोलते हैं। सेकंड, अच्छा मेरे को यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख के बताइए, अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, मेरे को आप बताइए आपको स्क्रीन पे अभी क्या दिखाई दे रहा है, पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, क्या दिखाई दे रहे हैं? पोरिफेरा। पोरिफेरा सर। बताओ बच्चा, क्या सारे पोरिफेरा आपको सेम कलर के दिखाई दे रहे हैं? नो सर। नो So सर। that means बेटा पोरिफेरा के अंदर कलर का डिफरेंस है। सिंपल सी बात है ना, अलग अलग कलर के दिखाई रहे, दैट मींस देयर आर डिफरेंट कलर्ड पोरिफेरेंस बेटा। तो इस पोरिफेरा को कलर में डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, इस पोरिफेरा का कलर अलग अलग कैसे हो सकता है बेटा? तो जब साइंटिस्ट ने इस चीज को स्टडी करना शुरू कर दिया, साइंटिस्ट को पता चला बेटा कि मीसेनकाइम के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिन सेल्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा दैट दे हैव पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इनसाइड देम, मतलब उनके अंदर कलर पाया जाता है। ऐसे इमेजिन आप कर लीजिए, मतलब कुछ सेल्स है जिनके अंदर कलर है, और उन सेल्स के अंदर जो कलर होगा वही कलर आपको किसका दिखाई देगा बेटा, पोरिफेरा का दिखाई देगा। तो मतलब पोरिफेरा में जो अलग अलग कलरफुल पोरिफेराज आपको दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं बेटा, वो एक सेल की वजह से दिखते हैं, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्रोमोसाइट बोलते हैं, क्रोमोसाइट बोलते हैं बेटा। और क्रोमोसाइट के पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इसके पास क्या पाया जाता है, इसके पास कलरफुल पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं पिगमेंट ग्रेन्यूल की वजह से आपको पोरिफेरा का अलग अलग कलर देखने को मिलता है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ एमोबोसाइट बेटा, ठीक है ना। थर्ड सेल जो होता है, अच्छा मेरे को और एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, जब कोई भी एनिमल खाना खाता है, जब कोई भी एनिमल फूड खाता है, ठीक है ना, फूड को वो डाइजेस्ट करता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, और फिर जब ये फूड ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से ये फूड बेटा सेल्स में भेजा जाता है। तो मेरे को बताओ सेल के अंदर पहुंचाने के बाद क्या ये सारा फूड रेस्पिरेशन में चला जाता है या इसमें से कुछ स्टोर किया जाता है? स्टोर किया जाता है सर। some stored and some byproducts में। वेरी गुड बच्चा, मतलब चाहे कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो बेटा, हर एक एनिमल की बॉडी और हर एक प्लांट की बॉडी बेटा अपने आप को फ्यूचर के लिए बचा के रखती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ, यार आज जल्दी क्लास शायद खत्म होने वाला है, बैटरी लो है, लाइट ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, कि अभी आपने देखा बेटा कि महाराष्ट्र के अंदर एक दो दिन पहले फ्लैश फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, और लोग रात में जो अपने घरों में थे सुबह उनके घर ही नहीं थे बेटा, उनके घर ही बह गए, सारा खाना वाना सब खत्म हो गया। रात को उन्होंने खाना खा लिया था, लेकिन उनको पता था कि सुबह भी हम खाना खाएंगे, बट रात में ही बेटा बाढ़ आ गई, सारा खाना बह गया, और 3 दिन से वो लोग भूखे बैठे हुए हैं। अब इमेजिन कर लो बेटा कि अगर ऐसे इंडिविजुअल्स ने या ऐसे एनिमल्स ने बॉडी के अंदर फूड स्टोर नहीं किया होता, तो मेरे को बताओ बिना फूड के बेटा क्या कोई एनिमल एक दिन भी जिंदा रह सकता है? नो सर। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर फूड स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम 1 मिनट भी रह सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेस्पिरेशन है बेटा। और रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम सेल्स के अंदर फूड को ब्रेक करते हैं,
सेल्स के अंदर बेटा फूड को कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसकी वजह से एटीपी बनता है और एटीपी को हम बेटा एनर्जी के लिए यूज करते हैं, जो शायद आपको साजिद सर कोई आजकल पढ़ा रहे हैं बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रिब साइकिल पढ़ा रहे हैं आपको। तो रेस्पिरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन अवर बॉडी बेटा। अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए ना तो हमारी सारी सेल्स डैमेज हो सकती है, हमारी सारी बॉडी कोलैप्स कर सकती है बेटा। तो रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। बट हमारी बॉडी इतनी चालाक है, हमारी सेल्स इतनी चालाक है, हमारी बॉडी में इस प्रकार का होम्योस्टैसिस है बेटा, इस प्रकार का बैलेंसिंग मैकेनिज्म है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं ना, खाते समय बेटा हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ चीजों को तो रेस्पिरेशन में भेज देती है, ठीक है, इमीडिएट एनर्जी के लिए, बट कुछ चीजों को हमारी बॉडी बचा के रख देती है। बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा हमारी बॉडी को लग रहा है, हो सकता है कि कल इस एनिमल को खाना ना मिले, हो सकता है कि कल खाने की अवेलेबिलिटी ना हो, तो उस टाइम पे हमें बॉडी को सर्वाइव करना है बेटा, हमें बचाना है। तो बचाने के लिए बॉडी क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। तो मेरे को बताइए बच्चा, अगर पोरिफेरा को हम एक एनिमल मानते हैं तो बताओ, अगर पोरिफेरा एक एनिमल है, इसकी बॉडी के अंदर फूड स्टोरेज होगा कि नहीं होगा? बस इतना बताओ मेरे को जल्दी जल्दी। होगा सर। ऑफकोर्स होगा बेटा। और वो फूड स्टोर करने के लिए पोरिफेरा ने क्या किया बच्चा, इसने कुछ सेल्स को रखा है अपने पास, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड एज थीसोसाइट्स बेटा। तो थीसोसाइट क्या है? थीसोसाइट इज अनदर टाइप ऑफ एमोबोसाइट बेटा। और थीसोसाइट का काम क्या होता है बच्चा, ये अपने अंदर फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करती है, ठीक है ना, फूड स्टोरेज करती है, या आप बोल सकते हैं रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स को रखती है जिसके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। तो ये और एक सेल है बच्चा, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं और एक एमोबोसाइट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आपको याद है बेटा, मैंने आपको बोला था पोरिफेरा के अंदर स्पॉन्जोसील में जो पानी आता है वो किसकी वजह से आता है? शाबाश, सर वो किसकी वजह से आता है ऑस्टिया बेटा? से सर, ऑस्टिया से ऑस्टिया आता की है। वजह से आता है ना। ऑस्टिया को कौन बनाता है बेटा? ऑस्टिया को कौन बनाता है? पोरोसाइट बनाता है ना। अब एक बार पानी पोरिफेरा के अंदर आया, अब एक बार पानी पोरिफेरा के अंदर आया, हमने उससे फूड चुरा लिया, फिर हमें इस पानी को बाहर भेजना है, लेकिन बाहर हम पानी को इजीली भेज नहीं सकते हैं बेटा, बिकॉज पोरिफेरा समंदर में रहता है। समंदर के अंदर बेटा पोरिफेरा की पूरी बॉडी के आसपास पानी ही पानी है। तो जब पानी से आप अंदर से बाहर भेजोगे ना, थ्रू ऑस्कुलम जब आप पानी को बाहर भेजोगे, ऑलरेडी पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिकॉज पानी का वेट बहुत ज्यादा है बाहर के साइड में, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हमें अंदर से जो थोड़ा बहुत पानी बाहर करना है, उसका वेट ऑलरेडी कम है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी कम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पानी को स्पॉन्जोसील से बाहर निकालने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये पोरिफेरा है बच्चा, ऐसे ये पोरिफेरा ऐसे है ना, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल इधर है, इधर भी तो बाहर वाटर है ना, इधर भी तो वाटर है। तो मेरे को बताओ बेटा, पॉइंट ए और पॉइंट बी में ज्यादा वाटर कहाँ पे होगा? पॉइंट बी पे ज्यादा वाटर है कि पॉइंट ए पे ज्यादा वाटर है? पॉइंट बी पे ज्यादा वाटर है। अब जब आप ए से पानी को बाहर भेजने की कोशिश करोगे ना, सो दैट मीन्स बेटा आपको अपोजिट टू दिस, जो यहाँ पे पानी होगा उसके अपोजिट प्रेशर लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पानी अंदर से बाहर आ सकता है। तो अगर आप इस पानी को बाहर भेजना चाहते हैं तो ये खुद बाहर नहीं जा सकता है, जैसे बाहर से पानी खुद अंदर आया था, बिकॉज बाहर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, लेकिन अंदर से पानी बाहर खुद नहीं जा सकता है, बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो इस पानी को बाहर भेजने के लिए आपको क्या लगता है बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्पॉन्जोसील के अंदर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा तो नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा? ये प्रेशर करना ज्यादा करना पड़ेगा। वेरी गुड, प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और प्रेशर ज्यादा करने के लिए बेटा, प्रेशर ज्यादा करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए बेटा, हमने क्या किया है, हमने स्पॉन्जोसील के अंदर कुछ सेल्स को रखा है, ठीक है ना, जिन सेल्स को हम नाम देते हैं मायोसाइट्स बेटा। और मायोसाइट्स क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और जब ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पॉन्जोसील का साइज कम हो जाता है। जब स्पॉन्जोसील का साइज कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, आपको पता होगा ऑलरेडी बेटा, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्पॉन्जोसील से पानी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। सो दीज कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम मायोसाइट्स बोलते हैं। बात समझ आ रहा बच्चा कि नहीं समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है चीजें? यस सर। चलो, अब आपको याद है जब मैंने आपको बेटा इन जनरल मैंने जब आपको बॉडी वॉल पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पे बोला था एमोबोसाइट का काम होता है खाने को कोनोडर्म से पिनेकोडर्म पे लाना,
लेकिन अभी आप देख सकते हो बेटा एमोबोसाइट डिफरेंट तरीके का है, ये सब एमोबोसाइट्स है। तो अगर हम एमोबोसाइट को मतलब उस एमोबोसाइट को जो खाना ट्रांसपोर्ट करती है, जो खाने को बेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में ले जाती है, उसका स्पेसिफिक नाम दे कि एक्चुअल में उसका नाम क्या है बेटा, तो उस एमोबोसाइट को एक्चुअली में हम बोलते हैं ट्रोफोसाइट। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग पे आज मत जाना बिकॉज थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है आज तबीयत में, तो मेरे हाथ थोड़े बहुत शिवर कर रहे हैं आज बुखार की वजह से, तो इसलिए इसको अवॉइड कर देना। ठीक है ना। तो ट्रोफोसाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ट्रोफोसाइट क्या है, ट्रोफोसाइट बेटा वो एमोबोसाइट है जिसका काम क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करने का काम होता है। मतलब कॉनोडर्म ने खाना खाया, अब पिनाकोडर्म को भी तो खाना चाहिए ना, बट खाना वो बाहर से खा नहीं सकती है बेटा बिकॉज उसके पास फ्लैजुला नहीं है। तो वो पिनाकोडर्म क्या करता है, वो खाना ले लेता है फ्रॉम द कोनोडर्म बेटा, उधार ले लेता है खाना फ्रॉम द कोनोडर्म, लेकिन खाना उसके पास कौन पहुंचाता है बेटा, ट्रोफोसाइट पहुंचाती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में नर्व सेल बोलते हैं। तो ये एक और तरीके की सेल आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, पोरिफेरा के अंदर। अच्छा, और एक चीज अगेन मैं यहाँ पे कुछ बनाने वाला हूँ, ये हमारा है पिनाकोडर्म, ये हमारा है कोनोडर्म, और बीच में था बेटा क्या, मीजोग्लिया और मीजोहिल और मीजनकाइम। तो मेरे को बता बेटा मीजनकाइम कैसा था, सॉलिड था, लिक्विड था, या सेमी सॉलिड था, कैसा था? जेल सेमी सॉलिड जेल लाइक था, गिलाटिनस, गिलाटिनस जेल लाइक, आप उसको सेमी सॉलिड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, बिकॉज ना तो लिक्विड है ना तो इंटरमीडिएट, इसलिए सेमी सॉलिड भी बता सकते हैं। तो ये जेल तो कहीं से आता होगा ना। अब पोरिफेरा बेटा ऐसे तो नहीं है कि पानी से जेल ले लेगा, आपने बालों में जेल लगा लिया, वो पानी में पहुंच गया और पोरिफेरा वेट कर रहा है कि हाँ आज जेल मिल गया तो ले लो जेल, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी या पोरिफेरा बेटा, जो किसका काम करती है, जो सिक्रीशन ऑफ मीजोग्लिया का काम करती है या प्रोडक्शन ऑफ मीजोग्लिया का काम करती है बच्चा। ठीक है ना। तो वो सेल जो होती है पोरिफेरा के अंदर, जिसका काम होता है बेटा मीजोग्लिया को बनाना, स्लाइमी सबस्टेंस को बनाना या जेल लाइक सबस्टेंस को बनाना, उस सेल को हम नाम देते हैं ग्लैंड सेल बेटा, उसको हम ग्लैंड सेल बोलते हैं। ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, जो आपको पोरिफेरा के अंदर देखने को मिलती है। ये सारी सेल्स क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चा? दिस इज क्लियर? चलिए, अब और एक चीज मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। अगेन सेम चीज आएगा, पिनाकोडर्म, कोनोडर्म, बीच में बेटा हमारा मीजोग्लिया, जो ऑलरेडी आपको याद हो ही गया बेटा, बहुत बार मैं बोल भी चुका हूँ क्लास में अभी। तो बीच में हमारा मीजोग्लिया, और मीजोग्लिया के अंदर अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ऐसे याद आ रहा है कुछ? यस सर, यस सर, है ना। These pointed structures are called as, इनको हम क्या बोलते थे, इन्हें हम नाम देते थे स्पिक्यूल सर। वेरी, इनको हम स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स। ठीक है ना, स्पाइक्यूल्स इनको बोला जाता है। और स्पाइक्यूल है क्या बेटा, स्पाइक्यूल वैसा ही है जैसा हमारी बॉडी में बोन है बेटा। हमारी बॉडी के अंदर बोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, ये हमारी बॉडी में बोन्स का काम होता है। तो जो काम हमारी बॉडी में बोन का होता है, वही काम बेटा पोरिफेरा के अंदर किसका होता है, स्पाइक्यूल का होता है। तो मतलब स्पाइक्यूल क्या है बेटा, ये पोरिफेरा का एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है बेटा। जैसे हमारी बॉडी में बोन स्केलेटन है हमारा, तो पोरिफेरा का स्केलेटन क्या है बेटा, पोरिफेरा का स्केलेटन स्पाइक्यूल है। ये समझ आ रही है मेरी बात की नहीं समझ आ रही? यस सर, क्लियर हो रहा है ना ये? यस सर, बच्चा समझ आ रहा है? अब यस सर, स्पाइक्यूल जो पोरिफेरा के अंदर होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। स्पाइक्यूल्स इन द पोरिफेरा आर ऑफ टू टाइप्स बेटा। एक कैल्शियम से बना हुआ स्पाइक्यूल है और एक सिलिका से बना हुआ स्पाइक्यूल है बेटा। ठीक है, कैल्शियम से बना हुआ स्पाइक्यूल एंड सिलिका से बना हुआ स्पाइक्यूल, मतलब एक को हमने कैल्शियम से बनाया और दूसरे को हमने सिलिका से बनाया। जो कैल्शियम से बना हुआ स्पाइक्यूल होता है, इसको बनाने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होती है ना, उसको हम कैल्कोब्लास्ट बोलते हैं। तो कैल्कोब्लास्ट क्या है बेटा, कैल्कोब्लास्ट पोरिफेरा के अंदर एक सेल है, एक एमोबोसाइट है बेटा, जिसका काम क्या होता है, कैल्शियम रिलीज करना होता है। और वो कैल्शियम रिलीज करने के बाद बेटा किसको बनाती है, कैल्शियम के स्पाइक्यूल्स को बनाती है। सिमिलरली पोरिफेरा के अंदर और एक सेल होता है बेटा, जिसको हम सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं, जिसको हम सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं।
और सिलिकोब्लास्ट का काम क्या होता है बेटा, सिलिको रिलीज करना होता है, और सिलिका को जोड़ने के बाद बेटा वो क्या बनाती है, सिलिका की स्पाइक्यूल्स बनाती है, ठीक है ना। तो कैल्कोब्लास्ट बनाती है कैल्शियम के स्पाइक्यूल्स को, सिलिकोब्लास्ट बनाती है सिलिका के स्पाइक्यूल्स को। अगर आप इन दोनों सेल्स को कंबाइन कर दोगे, ठीक है ना, बिकॉज दोनों स्पाइक्यूल बना रही है, दोनों एंडोस्केलेटन बना रही है बेटा, मतलब दोनों का काम एक जैसा ही है, तो दोनों को एक साथ हम नाम देते हैं सिक्लेरोब्लास्ट। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सिक्लेरोब्लास्ट बेटा। यानी आपको याद रखना सिक्लेरोब्लास्ट दो टाइप्स की होती है, कैल्कोब्लास्ट एंड सिलिकोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट कैल्शियम के स्पाइक्यूल को बनाती है, एंड सिलिकोब्लास्ट बेटा सिलिका के स्पाइक्यूल को बनाती है। बच्चा मेरा समझ आया कि नहीं समझ आया, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. Guys, this Okay, is clear? चले गुड। तो रब कर दूं मैं इसको, आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये मैं रब कर दूं इधर से। Yes, sir. चलो अच्छा, और एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, देखो मैंने आपको बोला था मैं आर्कियोसाइट एक बार फिर से बता दूंगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पोरिफेरा का क्रोमोसाइट खराब हो गया, या फॉर एग्जांपल थीसोसाइट खराब हो गया, या फॉर एग्जांपल मायोसाइट खराब हो गया, तो इन सेल्स को दोबारा कौन बनाएगा पोरिफेरा के अंदर? तो याद रखना बेटा उनको कौन बनाता? आर्कियोसाइट बनाता। आर्कियोसाइट ना तो, ध्यान से सुन लेना, आर्कियोसाइट ना तो अभी क्रोमोसाइट है, ना तो थीसोसाइट है, ना तो मायोसाइट है, ना तो ट्रोफोसाइट है, ना तो कैल्कोब्लास्ट है, ना तो सिलिकोब्लास्ट है। क्यों नहीं है बेटा? कुछ बिकॉज अभी ये अनडिफरेंशिएटेड है, अभी ये अनडिफरेंशिएटेड है। लेकिन जब इसको बोला जाएगा कि आप इस सेल को बना दो, क्रोमोसाइट को या थीसोसाइट को या मायोसाइट को या इनमें से किसी सेल को, इट कैन प्रोड्यूस एनी ऑफ दीज सेल्स बेटा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? टोटेपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है ना? क्लियर हो गया अभी ये टोटेपोटेंसी एंड अनडिफरेंशिएटेड? यस सर। चले तो ये हटा देते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थी बच्चा। तो ये हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या लिखा था हमने नोट्स में। तो ये इधर बना हुआ है पूरा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। तो यहाँ से देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमोबोसाइट्स। आर्कियोसाइट अनडिफरेंशिएटेड टोटेपोटेंट सेल, क्रोमोसाइट विथ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, थीसोसाइट रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, मायोसाइट हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल शेप्ड सेल्स। स्पिंडल का मतलब होता है बेटा ऐसा, मतलब जिसका एक साइड छोटा हो और बीच में बेटा ऐसी फैली हुई हो, तो बीच में ब्रॉड, इसको स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। ट्रोफोसाइट ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं। ग्लैंड सेल बेटा सिक्रीट करते हैं स्लाइमी सब्सटेंस, या जिसको आप जेल या नाम याद रख सकते हैं। पिनाकोसाइट ऑलरेडी आपको पता है, पिनाकोडर्म बनाता है। पोरोसाइट ये क्या बनाती है? ये पोर्स बनाती है। और कॉनोसाइट क्या करता है बेटे? इनर बॉडी वॉल को बनाता है। एंड सिक्लेरोब्लास्ट क्या करता है? स्केलेटल फॉर्मिंग सेल्स। स्केलेटल का मतलब क्या हुआ? स्पाइक्यूल हुआ बेटा। और स्पाइक्यूल दो टाइप्स के होते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज क्लियर बच्चा? ये क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. यार Yes, एक sir. काम करो प्लीज, देखो मैं आपको hello, बहुत sir. बार बता चुका हूँ। इसमें ये सर ना ये गुलजार एंड पोलीमा CPSP ऐसा पता नहीं क्या नाम है। अगर आपको बच्चा क्लास में बात ही कर दी है ना, तो फिर आप प्लीज थोड़ा बाहर जाके बातें कर सकती हो। डाउट पूछना है तो डाउट पूछने के लिए माइक ऑन रखा करो। अपना माइक प्लीज ऑफ कर दो बच्चा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपनी कैमराज ऑन रखा करो, बट वो तो आप सुनते नहीं हो मेरी, और फिर फालतू में साइड में बातें भी करते हो। आप एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है आप। हाँ यस यस, कोई और कुछ पूछना चाहता है? यस बोलिए बच्चा जल्दी। हाँ सर, वो लास्ट वाला टॉपिक फिर से समझा देंगे सर। पोलीमा मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा फिर। मैं एक बार बताया प्यार से, तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। एक मिनट रुक जाइए। चलिए हाँ आप बताइए, आप क्या कह रहे थे आप? सर वो लास्ट वाला टॉपिक समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला? सर वो शेष शुरू कौन सा? सर वो एकदम लास्ट वाला। एकदम लास्ट वाला क्या? कुछ तो नाम तो होगा ना कुछ। सर आई थिंक सर स्टीलोब्लास्ट। अच्छा ओके ओके यस सर। देखो यहाँ पे लिखा है बेटा सिक्लेरोब्लास्ट क्या है? स्केलेटल फॉर्मिंग सेल है। सुन लेना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है सिक्लेरोब्लास्ट क्या है? सिक्लेरोब्लास्ट स्केलेटल फॉर्मिंग सेल है।
सिकेटल फॉर्मिंग का मतलब हुआ स्केलेटन फॉर्मिंग सेल है, स्केलेटन फॉर्मिंग सेल है। स्केलेटन पोरिफेरा का क्या है? स्केलेटन पोरिफेरा का बून थोड़ी है बच्चा, स्केलेटल पोरिफेरा का क्या है बेटा? स्पाइक्यूल है। आप समझ रहे ना, पोरिफेरा का स्केलेटन स्पाइक्यूल है। तो ये स्पाइक्यूल को बनाने वाली सेल जो होती है ना, उसको हम स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं। लेकिन हमें पता है बेटा कि स्पाइक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैल्शियम वाला स्पाइक्यूल, दूसरा होता है सिलिका वाला स्पाइक्यूल बेटा, सिक्का वाला। ठीक है ना। तो वो सुन लो, ध्यान से सुन लेना, वो स्क्लेरोब्लास्ट बेटा जो कैल्शियम के स्पाइक्यूल को बनाती है उसको हम कैल्कोब्लास्ट बोलते हैं। एंड वो स्क्लेरोब्लास्ट बेटा जो सिलिका के स्पाइक्यूल को बनाती है उसको हम सिलिकोब्लास्ट बोलते हैं। लेकिन दोनों क्या बना रहे हैं? दोनों बना क्या रहे हैं बेटा? दोनों तो स्पाइक्यूल ही बना रहे हैं ना, तो मतलब Yes, दोनों sir. स्केलेटल ही बना रहे हैं। तो दोनों को एक साथ आप क्या बोल सकते हो? स्क्लेरोब्लास्ट बोल सकते हो। समझ आया बच्चा? यस सर, बच्चा मेरा समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ गया सर। तो सर, एक मतलब question शॉर्ट है में सर। आपको याद क्या रखना है? तो शॉर्ट में आपको याद सर, रखना है कि पोरोसाइट किस तरह स्क्लेरोब्लास्ट से दो modify टाइप्स करता है का, कैल्शियम एंड सिलिका। सर पिना ठीक है बच्चा, चल पोरोसाइट आगे बढ़ते हैं। किस तरह से modify करता है सर? हाँ हाँ हाँ, पोरोसाइट किस तरह से पिनाकोसाइट को मॉडिफाई करता है? पोरोकोसाइट नहीं, पोरोसाइट बेटा पिनेकोसाइट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, पिनेकोसाइट ही मॉडिफाइड पोरोसाइट है। मतलब क्या है इसका बेटा, मैं समझा देता हूँ। देखो ये डायग्राम आप देख लीजिए बच्चा, है ना। इस डायग्राम में आपको क्लियरली एक चीज तो पता है, ये जो सेल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये बताओ ये कौन सी सेल है? ये कौन सी सेल है? पिनाकोसाइट। जल्दी जल्दी से भाई, ये पिनेकोसाइट है बेटा, है ना, ये पिनेकोसाइट है। अब ये जो मैं सेल अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन बच्चा, ये कौन सी सेल है बेटा? पोरोसाइट। ये पोरोसाइट। अब होता क्या है, ध्यान से देख लो, इस लेयर में बेटा ये जो दीवार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस दीवार में मेरे को बताओ ज्यादा सेल्स कौन सी है, पिनेकोसाइट्स है कि पोरोसाइट्स है? पिनाकोसाइट। पिनेकोसाइट से बेटा। तो ये माना जाता है कि पिनेकोसाइट ने अपने आप को मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई क्यों किया बेटा? वो बिकॉज वो पोर बनाना चाहती थी बीच में। तो वो मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, चेंज किया ताकि बीच में पोर बन जाए, दोज मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स आर कॉल्ड एज पोरोसाइट्स बेटा। तो पोरोसाइट मॉडिफाइड पिनेकोसाइट है बच्चा। या आप उल्टा बता सकते हैं कि पिनेकोसाइट मॉडिफिकेशन के बाद किस में कन्वर्ट होती है? पोरोसाइट में होती है। यस सर। समझ आया ना? यस सर। क्लियर हुआ बच्चा? तो वही Yes, sir. यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के अंदर भी, मॉडिफाइड पिनेकोसाइट मतलब पोरोसाइट एक मॉडिफाइड पिनेकोसाइट है। क्यों? बिकॉज वॉल में ज्यादा पिनेकोसाइट्स है, बीच बीच में पोर आ गए। सो दैट मींस बेटा सैक्रिफाइस किसने किया है? सैक्रिफाइस पोरोसाइट ने किया है कि पिनेकोसाइट ने किया है? पिनाकोसाइट। क्लियर है बच्चा? चले तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पोरिफेरा जो होते हैं ना, पोरिफेरा फिल्टर फीडर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बच्चा, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है। अच्छा ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं बेटा, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली नीचे आता हूँ। ये सेल भी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ बेटा। ये कौन सी सेल है? शाबाश, दिस इज क्वानो। वेरी गुड बच्चा। चलिए इधर देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्पॉन्ज और फिल्टर फीडर्स। और ये पॉइंट आपको दिख रहा है, एक छोटा सा पॉइंट लग रहा है कि नहीं ये फालतू का पॉइंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एग्जाम के लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो स्पॉन्ज क्या होते हैं बेटा? ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। अब फिल्टर फीडर क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर दावत पे आया, है ना, आप में से किसी के घर में दावत पे आया। वैसे आप में से कोई दावत पे बुलाएगा नहीं हमको, बट फिर भी इमेजिन कर लो किसी ने हमको बुला लिया बेटा दावत पे, और आपने मेरे सामने रखा चावल रखा और चिकन रखा, है ना, रख लेना बेटा अगर मैं किसी के घर दावत गया तो। चिकन रखा और आपने मतलब अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स रखी, मिठाई रखी, डैश एंड डैश। तो मेरे सामने ये अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारा सामान उठा के बेटा एक साथ मुंह में डाल दूंगा और खाना शुरू कर दूंगा। ऐसा करूंगा क्या? नो सर। शाबाश, ऐसा करूंगा क्या? करूंगा, अच्छा भी नहीं लगेगा और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, ठीक है ना। अब ऐसी फीडिंग को सुन लेना ध्यान से। अब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा चावल खाऊंगा, थोड़ा सा चिकन खाऊंगा, थोड़ा सा पनीर खाऊंगा, थोड़ा सा मिठाई खाऊंगा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा। तो मतलब मैं आउट ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड बेटा, मैं सारा फूड नहीं खा रहा हूँ, बट सिलेक्ट करके बेटा उसमें से कुछ चीजें खा रहा हूँ।
दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव फीडिंग बेटा। ऐसी फीडिंग को हम बायोलॉजी के अंदर सिलेक्टिव फीडिंग बोलते हैं। तो मतलब हम सिलेक्टिव फीडिंग करते हैं, हम चुन के खाते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई गाय बकरी है, तो जब आप उसको कभी खेत में मतलब घुमाने ले जाते हैं, खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं, तो वो सारा घास नहीं खाती है बेटा, वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स है, कुछ स्पेसिफिक ग्रास खाएगी और कुछ नहीं खाती है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं पे ग्रास में सिलेक्शन कर रही है बेटा, तो वो भी सिलेक्टिव फीडिंग कर रही है। लेकिन पोरिफेरा का अलग अंदाज है। इमेजिन कर लो आपके घर पोरिफेरा बेटा दावत पे आया, आपने उसके सामने ये सब रखा जो मेरे सामने रखा था, तो पोरिफेरा नजर रखेगा बेटा, जैसे आप दरवाजे से बाहर गए वो सारा उठा के बेटा मुंह में डाल देगा और खाना शुरू कर देगा। तो मतलब पोरिफेरा कर क्या रहा है, पोरिफेरा पानी के अंदर जब वो फूड को अंदर लाता है ना, तो वो फूड को अंदर लाते समय पानी के अंदर ये नहीं देखता है कि पानी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, पानी के अंदर प्रोटीन है, पानी के अंदर फैट है, पानी के अंदर मिनरल है बेटा, वो ऐसा कभी नहीं देखता है। वो जो कुछ पानी में होता है सब कुछ अंदर ले आता है बेटा। तो बताओ अगर वो सब कुछ अंदर ला रहा है रेस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स बेटा, तो बताओ वो सिलेक्टिव फीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है सर, शाबाश, कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है सर। नहीं कर रहा है। कर रहा है बच्चा। तो दिस टाइप ऑफ फीडिंग, जहां पे एक एनिमल बेटा अपनी बॉडी के अंदर फूड लाएगा विदाउट सिलेक्टिंग के, उसको अलग अलग प्रकार के फूड्स में सिलेक्शन करना है विदाउट दैट वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो होल फूड खा रहा है, वो सारा फूड खा रहा है बेटा, दिस टाइप ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड एज फिल्टर फीडिंग बेटा। ऐसी फीडिंग को हम फिल्टर फीडिंग बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ बच्चा ये? यस सर। सर आप शायद मेरा आईपैड ऑफ होने वाला है, मेरे हाँ पास यहाँ पे लाइट ही नहीं है बच्चा, तो अगर ऑफ हो गया ना तो क्लास उधर ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो प्लीज आप फिर एक काम कर लेना, आप डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? अगर लाइट आता ना तो मैं कहीं पे कनेक्ट कर ले, बट यहाँ पे हमारा लाइट, यहाँ पे कल रात को बारिश हुआ था बहुत ज्यादा, तो उस वजह से लाइट, चलो अभी मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट लिखा है बेटा कि पोरिफेरा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, मैं एक वीडियो भी फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको भी आप बाद में देख लेना। तो गैसियस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है हमारे लंग्स के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है बेटा हमारे लंग्स के थ्रू। मतलब हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन कभी भी अपनी स्किन से अंदर नहीं ले सकते हैं, अपने हेड से अंदर नहीं ले सकते हैं, अपने पैरों से अंदर नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर लाने का काम एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने का काम बेटा एक स्पेशल ऑर्गन का है, जिस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लंग्स बोलते हैं। लेकिन पोरिफेरा के पास लंग जैसा कोई ऑर्गन नहीं है। तो फिर पोरिफेरा ऑक्सीजन को अंदर कैसे लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे भेजता है बेटा? तो ये काम बेटा किया जाता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि पोरिफेरा बेटा इधर से पानी अंदर लाएगा, पानी के साथ ऑक्सीजन आएगा, इधर से पानी अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया, इधर से पानी अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया, इधर से पानी अंदर, ऑक्सीजन अंदर, सेम हियर एंड सेम हियर। मतलब पूरी बॉडी से आप देख सकते हो बेटा ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, होल बॉडी को यूज किया है बेटा फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जमा होगा उसको बाहर कहाँ से भेजा जाता है बेटा, ऑस्क्यूलम से बाहर भेजा जाता है। तो मतलब बॉडी के थ्रू ही इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा। सो दिस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज जनरल बॉडी रेस्पिरेशन बेटा। तो इस वजह से यहाँ पे गैस एक्सचेंज क्या लिखा है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। मतलब पूरी बॉडी में बेटा अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाता है। नेक्स्ट लिखा है स्पॉन्ज आर अमोनोटेलिक, दे एक्सक्रीट अमोनिया बच्चा। अब ये क्या चीज है ये समझ लीजिए। हर एक एनिमल बेटा प्रोटीन खाता है, हर एक एनिमल को प्रोटीन चाहिए डेवलपमेंट के लिए। और बॉडी में जब आप प्रोटीन को तोड़ते हो ना, तो प्रोटीन से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन से एक मॉलिक्यूल बनता है जिस मॉलिक्यूल को हम अमोनिया बोलते हैं। NH3 मतलब अमोनिया, इसको नाम दिया जाता है। अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब उनकी बॉडी में अमोनिया बनेगा तो वो बॉडी से बेटा एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को ही। मतलब मेरी बॉडी में अमोनिया बना बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, और मैंने बॉडी से बाहर अमोनिया को ही निकाला। मैंने अमोनिया को बॉडी में रुकने नहीं दिया बेटा, बिकॉज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। तो मैंने अमोनिया को बॉडी से बाहर कर दिया। तो वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में अमाइनो एसिड या प्रोटीन की ब्रेकडाउन के बाद अमोनिया बनता है और वो बॉडी से डायरेक्टली अमोनिया को ही बाहर निकालते हैं बेटा, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। ऐसे एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखा है बेटा स्पॉन्ज और अमोनोटेलिक। क्यों इनको अमोनोटेलिक बोलते हैं? बिकॉज इनकी बॉडी में प्रोटीन को तोड़ने के बाद अमोनिया बनता है
और वो बॉडी से डायरेक्टली अमोनिया को ही बाहर फेंक देते हैं बेटा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। लेकिन कुछ एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, जब उनकी बॉडी में अमोनिया बनता है ना, वो अमोनिया को डायरेक्टली बाहर नहीं भेजते हैं, वो अमोनिया को बेटा क्या करेंगे, लिवर में भेज देंगे। लिवर में अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी से बाहर यूरिया आएगा। अगर आप यहाँ पे देखें ना, कंडीशन ए में बेटा बॉडी से बाहर अमोनिया आ रहा है, लेकिन कंडीशन बी में बेटा बॉडी से बाहर यूरिया आ रहा है, अमोनिया नहीं आ रहा। तो दोज एनिमल्स बेटा जिनकी बॉडी के बाहर अमोनिया का एक अलग फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म को हम यूरिया बोलते हैं बेटा, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक बेटा। तो अमोनोटेलिक हो गए वो एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं डायरेक्टली, एंड यूरियोटेलिक हो गए बेटा वो एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करते हैं, बट अमोनिया को पहले लिवर में यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया बॉडी से बाहर आ जाता है यूरिन के साथ बेटा, उनको हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अमोनिया बनाएंगे बॉडी में, अमोनिया को लिवर में भेजेंगे और लिवर के अंदर वो यूरिया नहीं बनाते बट यूरिक एसिड बनाते हैं बेटा, जैसे बर्ड्स ऐसा करते हैं, और फिर बॉडी से बाहर क्या आता है, यूरिक एसिड आता है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ये आप तीनों याद रखेंगे, आगे बहुत जगह पे दोबारा आएगा। तो यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, अमोनोटेलिक मतलब जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, एकोटेलिक मतलब जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो हमारे पॉरिफेरास क्या है बेटा, दे आर अमोनोटेलिक। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरे को बताइए पॉरिफेरा जो है, पॉरिफेरा के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है? एब्सेंट है। तो बताओ जल्दी जल्दी बच्चा, अगर कोऑर्डिनेशन एब्सेंट है तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? एब्सेंट होगा। Absent. क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, नर्वस सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है? बिकॉज कोऑर्डिनेशन भी एब्सेंट है बेटा, है ना। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो पहले मेरे को ये बताओ, आप लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ये पता है? यस सर। क्या है फर्टिलाइजेशन? Sir, the meeting between सर मेल गीमेट और फीमेल गीमेट का after फ्यूजन the सर। zygote formation. वेरी गुड बच्चा, जब मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाए, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बच्चा, दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, मतलब पानी के अंदर हो रहा है, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, बट जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा ये एक ओशन है, ये एक समंदर है, इस समंदर के अंदर दो मछलियां रह रही है, ओवर। क्या खत्म हो गया? चले गए। Over.